खबरदार अपर्णा बहू, जो तू हमारे साथ रीटा के जन्मदिन की पार्टी में आई तो। अरे नाक कटवानी है क्या हमें तुझ जैसी कलूटी बहू को अपने साथ ले जाकर? नहीं तो क्या, ये तो इतनी काली है कि सब पार्टी में इसका जम के मजाक उड़ाएंगे। पहले ही गली और मोहल्ले वाले क्या काम कहते हैं इसे। लेकिन माँ जी, रीटा मेरी भी तो कुछ लगती है। अरे ना बाबा ना, अरे मैं तेरे साथ सब्जी मंडी या गली मोहल्ले तक नहीं जाती कहीं, तो मैं तुझे इतनी बड़ी पार्टी में क्या लेके जाऊं? रात के समय इतने अंधेरे में तो तुझे सिर्फ उल्लू ही देख पाएगा, हमें तो तू नहीं देख पाती। रंग जो काला है इतना तेरा। पता नहीं कैसे कुंडली मार कर बैठ गई है ये लड़की हमारे रघु की जिंदगी में। एक तरफ बड़ी बहू प्रीति है जो बिल्कुल लिच्ची की तरह है, और एक ये मनहूस जो बिल्कुल जामुन की तरह है। ये कहानी है काली बहू अपर्णा की, जिसके काले रंग के कारण हर कोई उसका मजाक उड़ाता और उसकी खूब निंदा करता। ससुराल में सास मृदुला, ससुर सुरेंद्र, जिठानी प्रीति, जेठ जतीन और पति रघु होते हैं। और रघु के अलावा सभी अपर्णा के काले रंग की वजह से बात बात पर हर रोज उसे खूब सुनाते रहते हैं। अरे नास पीटी, ये क्या है? ये जले हुए काले पराठे और ये इतने गहरे रंग वाली चाय। अब क्या खाने में भी अपनी छवि घोलने लग गई है तू, हैं? माँ जी, वो दरअसल चाय में ज़्यादा चाय पत्ती गिर गई और पराठे ना गलती से जल गए, और मैंने गलती से आपको अच्छा वाला पराठा देने की जगह ये जला हुआ पराठा दे दिया। सुबह सुबह मैडम लिपस्टिक लगाने में बिजी थी। नया नया मेकअप सेट जो लाया है इन्होंने। अरे मेरी कल्लो बहू, तुझे अब किस भाषा में समझाऊं कि तेरा चेहरा काला है और तू चाहे दुनिया भर का भी मेकअप थोप लेना अपने चेहरे पर, फिर भी तू अपना काला रंग नहीं छुपा पाएगी। तू एक काला टीका ही है। रघु, तेरी तो चॉइस ही बेकार रही है हमेशा से। अपने बड़ों की इज्जत रखने के लिए रघु कुछ नहीं कहता, पर बेचारी अपर्णा यूँ रोज़ रोज़ अपने बारे में इतने गंदे शब्द सुनकर बहुत दुखी होती है और उसका मन बहुत उदास सा हो जाता है। वो अपने आप को आईने में देख कर रोती है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। हर कोई मेरी शक्ल देखकर, मेरे इस गहरे काले रंग को देखकर डर जाता है और मेरे पास नहीं आता। क्यों क्यों क्यों? ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का इतना? अपर्णा अपना मन शांत करने के लिए नदी के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ एकदम सन्नाटा होता है और बहुत शांति होती है। तभी अपर्णा उस नदी के पानी से अपना चेहरा धोती है और फिर नदी में अपना प्रतिबिंब देखती है और चौंक जाती है। अपर्णा का चेहरा पूरी तरह गोरा हो चुका था। ये क्या? ये मेरा चेहरा, ये मेरा पूरा रंग, मैं पूरी काली से गोरी हो गई। ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन कैसे? तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में आईना लेकर आती है और अपर्णा को आईने में उसका चेहरा दिखाते हुए कहती है, ये नदी कोई ऐसी वैसी मामूली नदी नहीं है। इस नदी के भीतर एक जादुई दुनिया है। ये पानी ऐसा पानी है जिससे इंसान काली से गोरा हो सकता है, और तो और वो इस पानी को पीकर हर रोग से मुक्त भी हो सकता है। सच? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं इस नदी की रखवाली करती हूँ और अब तुम्हारा चेहरा एक जादुई चेहरा बन चुका है। लेकिन याद रहे, पूर्णमासी की रात चांद की रोशनी को अपने चेहरे पर पड़ने मत देना। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम अपना जादुई चेहरा हमेशा हमेशा के लिए खो बैठोगी और फिर से काले रूप में आ जाओगी। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। धन्यवाद दादी। अपर्णा अब अपने गोरे जादुई चेहरे को लेकर गली मोहल्ले से गुजरते हुए जाती है और उसे देखकर सभी पड़ोस की औरतों के होश उड़ जाते हैं। हाय, ये अपर्णा ब्लैक टी से मिल्कशेक कैसे बन गई? मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मृदुला की बहू अपर्णा ही है। कितनी काली थी ये। रातों रात ऐसी कौन सी चमत्कारी क्रीम लगा ली इसने अपने चेहरे पर। जब अपर्णा घर पर जाती है
तभी उसके ससुराल वाले भी उसे पहचान नहीं पाते। अपर्णा किसी को भी सच्चाई नहीं बताती कि वो आखिर गोरी कैसे हुई। हाय दैया, ये करिश्मा कैसे हो गया? तू तो कोयले जैसी काली थी, अब ये हीरा बनकर कैसे आ गई? ऐसे कौन से ब्यूटी पार्लर में गई थी तू? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई अपर्णा, लेकिन बताओगी भी कि कैसे हुआ ये सब? क्यों, आपको क्या? आज से मैं अपर्णा 2.0 बन चुकी हूँ और मैं पिछले 1 घंटे में क्या हुआ था वो सब भूल चुकी हूँ और अब से मेरी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। अपर्णा एकदम एटीट्यूड दिखाते हुए अपनी सास और जेठानी के पास से गुजरती है। मृदुला और प्रीति की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। धीरे धीरे अपर्णा सोशल मीडिया पर फेमस भी हो जाती है। रातों रात हुए इस बदलाव के चलते वो सभी के आकर्षण का प्रतीक बन जाती हैं और रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू भी लेने आते हैं। अपर्णा की खूबसूरती के चलते उसे फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिलता है। रघु जी, मुझे तो फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। फाइनली मेरे बचपन का सपना अब पूरा होने जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अपर्णा। तुम्हें मुझे नहीं बताना कि तुम्हें ये चेहरा कैसे मिला, फिर भी इट्स ऑल राइट। लेकिन तुम्हारा रंग चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हारे मन से प्यार किया है और तुम्हारे सुंदर मन से ही शादी की है मैंने। अपर्णा कई फिल्म्स में एक्टिंग करती है और बहुत नाम कमाती है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मैं तुमसे प्यार करती हूँ कुंदन। तुमने कितने वादे किए थे मुझसे, भूल गए वो सब? ग्रेट जॉब अपर्णा। अपर्णा ढेर सारे पैसे कमाती है। एक दिन रघु और जतिन की नौकरी छूट जाती है और घर में पैसों की कमी शुरू हो जाती है और बिजली का बिल ना भरने के कारण घर को ताला लगाने के लिए लोग आते हैं। तभी अपर्णा पैसे देकर अपने ससुराल को बचाती है। धन्यवाद बहू, हमें सच में तुम पर बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे भी, आखिर मैं एक हीरोइन की सास जो हूँ। अब ससुराल वालों को अपर्णा पसंद आने लगती है। अपर्णा नारी शक्ति पर भी फिल्में बनाती है और उनमें एक्टिंग करके औरतों को प्रेरणा देती है। वो गरीबों को मुफ्त की शिक्षा प्रदान करती है और उनके रहने और खाने की भी व्यवस्था करती है। एक दिन अपर्णा को पता चलता है कि एक अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है, लेकिन वो भी खुले ग्राउंड में। अवार्ड फंक्शन अगले सोमवार को, और वो भी खुले ग्राउंड में। अगले सोमवार को तो पूर्णमासी की रात है। क्या करूँगी? खुले ग्राउंड में तो चांद की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ ही जाएगी। अरे नहीं, ये कैसी मुसीबत खड़ी हो गई है फिर से। अपर्णा बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है और फिर अवार्ड फंक्शन की रात आती है। अपर्णा कार में बैठकर अपने चेहरे पर घूंघट ओढ़ कर आती है ताकि चांद की रोशनी उसके चेहरे पर ना पड़े। फंक्शन में गरीब, अमीर, गांव वाले, शहर वाले, अपर्णा के ससुराल वाले सभी लोग मौजूद होते हैं। सभी को अपर्णा का यूं घूंघट में रहना थोड़ा सा अजीब लगता है। स्टेज पर स्पीच देते समय दरअसल मेरा चेहरा छुपाने के पीछे एक वजह है जिसके बारे में मैं आप लोगों को जल्द ही बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल थैंक यू सो मच। आप सभी की वजह से ही मैं आज यहाँ इस स्टेज पर ये अवार्ड रिसीव कर पा रही हूँ। तभी हवा का एक झोंका आता है और अपर्णा का घूंघट उड़ जाता है और उसके चेहरे का गोरा रंग काले रंग में बदल जाता है, जिसे देखकर सभी हक्का बक्का और दंग रह जाते हैं। अपर्णा रोने लग जाती है और अपना चेहरा छुपाने लगती है। तभी अपर्णा सभी को अपने जादुई चेहरे का राज बताती है, जिसके बाद सभी उसके काले रंग पर हंसने के बजाय उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। ये दृश्य देखकर अपर्णा चौंक जाती है। अपर्णा जी, सीना तान के अपने चेहरे के साथ मुस्कुराइए। वो अपने हम गरीबों की कितनी मदद की है। आपका मन ही इतना सुंदर है। आप अंदर से इतनी सुंदर है कि आपकी बाहरी खूबसूरती भी उसके आगे फीकी पड़ रही है। अपर्णा जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी सोशल टॉपिक्स वाली फिल्मों में परफॉर्मेंस देकर हमें कितना मोटिवेट किया है। आपकी टैलेंट पर और आपके सुंदर मन के आगे आपका कालापन बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। हाँ अपर्णा बहू, आजकल के युग में कोई बहू अपने ससुराल को सड़क पर आने से बचाए, ऐसी कोई बहू ही नहीं है। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इतने सालों में मैं जान ही नहीं पाई कि इस दुनिया में
तुम भीतरी सुंदरता में नंबर 1 बहू हो। बाहरी खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन अंदर से खूबसूरत होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। सभी अपर्णा के काले होने के बावजूद भी उस पर इतना गर्व, इतना प्यार और इतनी इज्जत बरसाते हैं। धन्यवाद आप सबका। आज वाकई में आप सबने मुझे आईना दिखा दिया और ये साबित कर दिया मेरी नज़रों में कि मैं इस रंग में ही कितनी खूबसूरत हूँ। तो कैसी लगी आपको अपर्णा के जीवन की संघर्ष और मुश्किलों से भरी ये अनोखी कहानी? जाते जाते कमेंट्स में जरूर बताते जाइएगा। सरला के 2 बेटे हैं, राहुल और रोहन। सरला ने राहुल की शादी रेनू से और रोहन की शादी राम्या से करवाई है। घर में सभी बहुत प्यार से रहते हैं। सरला ने अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और हमेशा यही समझाया है कि जो भी इस घर में है उसमें दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा है। क्या सरला के दोनों बेटे हमेशा ऐसे ही प्यार से रहेंगे या फिर बहुओं के आने के बाद उसके घर का माहौल बदल जाएगा? आइए हम अपनी इस कहानी में जानते हैं। रेनू, तूने नाश्ता बनाया या नहीं? माँ जी, राम्या ने बना लिया है। मैं राहुल जी और रोहन को बुलाकर लाती हूँ। हाँ बहू, जल्दी बुला ला, नहीं तो उनको ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। सभी मिलकर खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी राहुल कहता है, वाह, कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। किसने बनाया है? इतना टेस्टी खाना तो सिर्फ राम्या ही बना सकती है। नहीं भाभी, आप भी खाना बहुत अच्छा बनाती हो, बल्कि आपकी जैसा खाना तो कोई भी नहीं बना सकता। खाना तो आप दोनों ही अच्छा बनाते हो। अब एक दूसरे की तारीफ ही करती रहोगी या फिर मुझे चाय भी दोगी? तुम चारों में बहुत प्यार है। ऊपर वाला करे कि तुम चारों में इसी तरह से प्यार बना रहे। सरला अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश रहती है। उसकी दोनों बहुएं भी उसकी सारी बातें मानती हैं। सभी की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी कि तभी एक दिन सरला ने अपनी बहुओं से कहा, रेनू, राम्या, आज मेरी माँ आ रही है और वो 1-2 दिन यहाँ रुक कर ही जाएगी, इसलिए तुम दोनों उनका पूरा ख्याल रखना, उनका कमरा तैयार कर देना। रेनू और राम्या ने सरला की माँ चंपा देवी के आने की सारी तैयारी कर दी। अब सभी बेसब्री से चंपा देवी के आने का इंतज़ार करने लगे और एक दिन सभी का इंतज़ार खत्म हो गया और चंपा देवी उनके घर आ गई। माँ, कैसी हो आप? अच्छा हुआ जो आप आ गई। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रहोगी मेरे पास। हाँ, अरे सारी बात छोड़, ये बता मेरा बच्चा राहुल कहाँ है, और इन दोनों में से राहुल की पत्नी कौन सी है? माँ, राहुल तो काम पर गया है, शाम तक आ जाएगा। और ये है रेनू, राहुल की पत्नी। चंपा रेनू को बहुत प्यार करती है, लेकिन राम्या को देखती तक नहीं। राम्या और रेनू दोनों को ही ये बात बहुत अजीब लगती है। अब चंपा देवी हमेशा ही राहुल और रेनू को ही ज़्यादा प्यार करती, रोहन और राम्या से तो बात भी नहीं करती थी। सरला को समझ में आ गया कि वो ऐसा क्यों करती है। एक दिन मौका पाकर सरला ने अपनी माँ से बात की। माँ, आप रोहन और राम्या के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती हो? वो भी मेरा बेटा है। वो तेरा बेटा नहीं है, वो तेरा सौतेला बेटा है। ये बात अलग है कि तू उसे अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती है। तूने उसे अपना सगा बेटा मान लिया, लेकिन मैं कभी उसे अपना नहीं मानूंगी। वो सौतेला है तो सौतेला ही रहेगा। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद इस घर में सगा सौतेला मत करना। मैंने किसी को भी ये सच्चाई नहीं बताई कि रोहन और राहुल सगे भाई नहीं हैं। मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती कि इस बात की वजह से मेरे बच्चों के दिल में नफरत पैदा हो। इसलिए आज के बाद आप मेरे सामने ऐसी बात कभी नहीं करोगी। सरला अपनी माँ को बहुत समझाती है, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन उन दोनों की सारी बातें रेनू सुन लेती है। रोहन इस घर का सौतेला बेटा है और राम्या मेरी सौतेली देवरानी। फिर भी माँ इन दोनों को इतना प्यार करती है जितना हमें करती है, कभी कोई भेदभाव नहीं। और माँ ने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई क्यों? कुछ दिनों बाद चंपा देवी वापस चली जाती हैं, पर रेनू को ये बात पता चल गई थी कि उसका देवर सौतेला है। उसके बाद वो अपनी देवरानी के साथ सौतेला व्यवहार करने लगती है। राम्या, तुम कपड़े धोकर खाना बना देना, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। कहाँ जाना है भाभी? मैं भी चलूँ आपके साथ? राम्या, तुम हमेशा बाहर घूमती रहती हो, मैं तो कभी तुमसे कुछ नहीं कहती।
लेकिन मैं जैसे ही घर से बाहर जाने की बात करती हूँ तुम मेरे पीछे लग जाती हो। अरे भाभी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गई। आप जाइए, मैं कर लूँगी सारे काम। रेनू बाजार चली जाती है और बाहर से बहुत सारी शॉपिंग करके आती है। वो घर में सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, लेकिन अपनी देवरानी के लिए कुछ भी नहीं लाती। तभी उसकी सास कहती है, बहू तो घर में सबके लिए शॉपिंग करके आई है, लेकिन राम्या के लिए कुछ नहीं लाई। माँ, राम्या के पास तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता देगी मुझे। खैर छोड़िए माँ, आप ये बताइए साड़ी कैसी लगी आपको? खास आपके लिए ही लाई हूँ मैं। हाँ ठीक ही है। पता नहीं माँ जी अपने सौतेली बहू और बेटे पर इतना क्यों मरती है। अरे नहीं लाई तो नहीं लाई, उसे लेना होगा तो खुद ले आएगी ना। रेनू ये सब सोच ही रही थी कि तभी राम्या उसके पास आकर कहती है, अरे भाभी, आप मार्केट गई थी ना, क्या क्या लाई हो दिखाओ ना। अरे छोड़ो तुम ये सब सामान, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। तुम एक काम करो, मेरे लिए खाना लगा दो। राम्या रेनू की बात सुनकर उदास हो गई। अगली सुबह राम्या ने हमेशा की तरह जल्दी उठकर सबके लिए खाना बना लिया। जब सरला ने राम्या को अकेले किचन में काम करते हुए देखा तो कहने लगी, अरे राम्या, तुम अकेले काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी जोड़ीदार कहाँ है? पता नहीं माँ जी, भाभी तो अभी तक सोकर ही नहीं उठी, शायद कमरे से बाहर नहीं आई अभी तक। अच्छा, एक काम करो, बुला कर लाओ उसे। जी माँ जी। राम्या रेनू के कमरे में जाती है उसे बुलाने के लिए। भाभी, भाभी आप अभी तक क्यों सो रही हो? उठिए, चलिए बाहर आइए। राम्या, तुमसे एक दिन खाना नहीं बन सकता क्या? आ गई मुझे उठाने के लिए। भाभी, नाश्ता तो मैंने तैयार कर दिया है, वो तो माँ जी ने कहा कि आपको बुला कर ले आऊँ, इसलिए आ गई। चैन से सोने भी नहीं देती, जाओ यहाँ से। आ रही हूँ तैयार होकर। बेचारी राम्या अपना सा मुंह लेकर रह जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी राहुल रेनू से कहता है, अरे रेनू, ये क्या तरीका है राम्या से बात करने का? आज से पहले तो कभी तुमने राम्या से इस लहजे में बात नहीं की। अब आप ना उसकी ज़्यादा तरफदारी मत करो। ठीक है, जो हो रहा है उसे होने दो। जब सच्चाई का आपको पता चलेगा ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे। सच्चाई? कौन सी सच्चाई की बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं, चलिए अब नाश्ता करने, नहीं तो माँ जी फिर किसी को भेज देगी बुलाने के लिए। ठीक है चलो। अगले दिन रेनू से मिलने उसकी सहेली शीतल आती है। रेनू, कैसी है मेरी प्यारी सहेली? मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुझे अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ। मुबारक हो शीतल, मैं तो ज़रूर आऊँगी तुम्हारी शादी में। चलो मैं तुम्हें अपनी सास से मिलाती हूँ। रेनू शीतल को सरला से तो मिलवा देती है, लेकिन राम्या से नहीं मिलाती। शीतल राम्या को देखकर पूछती है, रेनू, तुमने मुझे अपनी सास से तो मिलवा दिया, लेकिन ये कौन है, इतनी सुंदर लेडी? ये इस घर में कोई अहमियत नहीं रखती, इससे मिलवाना ज़रूरी नहीं है, छोड़ो उसे। ये बताओ तुम्हारा होने वाला पति करता क्या है और दिखने में कैसा है? अरे फोटो तो दिखाओ उसकी। कुछ देर बाद शीतल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद राम्या रेनू से कहती है, भाभी, आप अपनी सहेली से क्या बोल रही थी कि मैं इस घर में कोई अहमियत नहीं रखती? भाभी, आप अपनी सहेली से बात कर रही थी तो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, तो अब तुम कान लगाकर हमारी बातें भी सुनने लगी हो। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरी ऐसी कौन सी बात बुरी लगी है जो आप मुझसे पहले की तरह बात नहीं करती। राम्या, चली जाओ यहाँ से और अपना काम करो। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं करती। तुम्हें बहुत शौक है ना सच्चाई सुनने का? तो सुनो, तुम्हारा पति रोहन माँ का सगा बेटा नहीं, सौतेला बेटा है। भाभी, क्या बकवास कर रही हो आप? मैं ठीक बोल रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तुम मेरी सौतेली देवरानी हो, इसीलिए मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करती, और अच्छा होगा कि आगे से तुम भी मुझसे बात मत किया करो। रेनू को इस तरह से बात करता देख सरला को बहुत गुस्सा आया। उसने रेनू को जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? आज तक ये बात मैंने अपने मुंह से नहीं कही तो तूने कैसे निकाली? कान खोल कर सुन ले रेनू, राहुल और रोहन दोनों को मैं एक बराबर प्यार करती हूँ। माँ, आखिर आपको अपने सौतेले बेटे और बहू से इतना प्यार क्यों है? और आपने उनकी वजह से मुझे मारा?
मैंने अपनी खुशी से तुझे थप्पड़ नहीं मारा, तूने मुझे मजबूर किया है थप्पड़ मारने के लिए। जो बात मेरे घर की दीवारों को नहीं पता वो बात तूने कही कैसे? माँ जी, आप कितना भी मुझे डांट ले मार ले, लेकिन सौतेला बेटा सौतेला ही होता है। राहुल आपके सगे बेटे हैं और मैं सगी बहू। जो हम आपके लिए कर सकते हैं वो रोहन और राम्या कभी नहीं कर सकते। आखिर हम आपके सगे बच्चे हैं। बड़ा सगा और सौतेला कर रही है। सच्चाई तो यह है कि रोहन मेरा सगा बेटा है और राहुल सौतेला। तेरा पति राहुल मेरे पति की पहली पत्नी का बेटा है, समझी? लेकिन उस दिन आपने अपनी माँ से कहा कि... मैंने माँ को झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पता है कि माँ मेरे सौतेले बेटे से जलती है। इसलिए मैंने उन्हें कभी ये सच्चाई नहीं बताई कि रोहन मेरा सगा बेटा है। रेनू ये सुनकर स्तब्ध रह गई। वह हैरानी से अपनी सास को देखने लगी। अब क्या सोच रही है बहू? अब राम्या तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करे जो तूने उसके साथ किया है, तब तुझे कैसा लगेगा? और अब मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटों को इस बात के बारे में कभी मत बताना कि वो दोनों सगे भाई नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच जो हुआ है वो मेरे बेटों के बीच भी हो। पर सरला के दोनों बेटे उनकी सारी बात सुन लेते हैं। तभी रोहन राहुल से कहता है, राहुल भैया, अगर माँ नहीं चाहती कि हमें ये सच्चाई पता चले तो हम माँ को कभी नहीं बताएंगे कि हमें सब कुछ पता है। हाँ रोहन, बस हम दोनों ने कुछ सुना ही नहीं, ऐसा ही व्यवहार करेंगे। रेनू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो राम्या से नजरें भी नहीं मिला पाती। सरला दोनों बहुओं के बीच की दूरी कम करने की कोशिश करती है। अब पता नहीं सरला की दोनों बहुएं कब पहले की तरह मिलकर रहेंगी। ये खानदानी हीरो का हार इतना बेशकीमती है, इसकी तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करूँगी। और अब इसे मैं इस संदूक में सहज कर रख देती हूँ और ये लगा दिया इसे ताला। देवयानी जी के पास एक बहुत ही बेशकीमती और महंगा हीरो का हार था, जिसे वो संदूक में बंद करके रख देती हैं। और ये सब उनकी दो बहुएं, बड़ी बहू कनिका और छोटी बहू सुरभि, जो कमरे के बाहर थी, वो छुपकर कमरे के अंदर झांक कर देख लेती है। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कनिका दीदी कि माँ जी के पास कोई ऐसा हार है जो बहुत ही कीमती है। अब आंखों देखी हो गई ना, अब तो विश्वास आ गया ना मेरी बातों पर। हाँ यार सुरभि, अब तो इस हार को हमें हर हाल में अपना बनाना ही होगा। एनीहाउ, सुरभि और कनिका दोनों भी जेठानी देवरानी के पति बहुत बड़े आदमी होते हैं और उनका एक काफ़ी बड़ा बिजनेस भी होता है। कनिका का पति सक्षम होता है और सुरभि का पति अगत्य। दोनों के पति उन्हें ढेर सारे पैसे देते। ये लो कनिका, ये पैसे रख लो। बस तुम्हें परसों ही मैंने पैसे दिए थे, लेकिन ये भी रख लो। थैंक यू सो मच सक्षम, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। तो दूसरी तरफ सुरभि और अगत्य। सुरभि, ये पैसे तुम्हारे लिए, पूरा शॉपिंग मॉल खरीद के ले आओ, जाओ। आप भी ना अगत्य जी, कितना ख्याल रखती हो मेरा। जैसे ही पैसे मिलते हैं, सुरभि और कनिका फौरन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चली जाती हैं और एक दूसरे को चैलेंजेस भी देती है। पूरे बाजार में हर जगह खरीदारी करती रहती और साथ ही साथ बाकी की सहेलियों को भी खूब जलाती रहती। इतने सब कुछ के बावजूद भी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की तरह उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपनी सास के हार पर होती है। माँ जी के हार को मुझे अपना बना कर ही रहना है। इसके लिए मुझे माँ जी के सामने चाशनी की तरह मीठा बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ, हार तो मेरा ही होगा, हार तुम्हारी हार होगी कनिका दीदी। आई एम सॉरी। लेकिन बात जब शान और शौकत की आती है ना, तब मैं सारे रिश्ते नाते भूल जाती हूँ, फिर वो चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो। अपनी सास के हार को पाने के लिए दोनों बहुएं देवयानी को मक्खन लगाना शुरू करती हैं। माँ जी, ये देखिए, आंखें फाड़ कर देखिए, अब मेरा मतलब है आंखें खोल कर देखिए, मैं क्या लेकर आई हूँ, आपका मन पसंदीदा शाही टुकड़ा। अरे वाह, आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है जो तूने इतने टाइम बाद मेरी कोई पसंद की खाने की डिश बनाई है। ओफो माँ जी, शाही टुकड़ा तो है ही फीका। आप ना ये पंजाबी छोले भटूरे खाकर देखिए, ये लीजिए, इसकी सुगंध तो देखिए, आपकी नाक से सीधा रूह में उतर जाएगी ये गर्मा गर्म भटूरों की और छोले की खुशबू। अरे कल मुहिम मेरा मुंह जलाने का इरादा है क्या? तो
और रख इसे। नो सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे बहुओं, आज तुम दोनों ने मेरा दिन बना दिया। एक तरफ छोले भटूरे और डेजर्ट में शाही टुकड़ा। वाह जी वाह, जीवन हो तो ऐसा। देवयानी खाना खाने लगती है और तभी कनिका देवयानी के घुटनों की मालिश करती है। सुरभि देवयानी की गर्दन और सर की। दोनों बहुएं दिन रात बस नॉन स्टॉप अपनी सास की सेवा में ही लगी रहती है। फिर काफ़ी हिचकिचाने के बाद आखिर कनिका देवयानी से सवाल कर ही देती है। अच्छा माँ जी, एक बात तो बताइए, वैसे तो हमारे घर में कहीं कोई ऐसा पुराना सा अजीब सा राजघरानों जैसा संदूक मैंने नहीं देखा। पूरे घर में कहीं नहीं है वैसा जैसा आपकी अलमारी में है। कल मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी ना, तो मैंने देखा उस संदूक को। क्या है उसमें, बताइए ना हमें। हाँ माँ जी, बताइए ना प्लीज़। अरे कनिका बहू, सुरभि बहू, उस संदूक में मेरा बेशकीमती खानदानी हीरो का हार है, जिसे मैंने नाजुकी से संभाल कर रखा है। मैं अपने जीवन में चाहे कितने भी महंगे गहने क्यों ना पहन लूँ, लेकिन उस हार की मेरे ज़िंदगी में एक अलग ही जगह होगी और हमेशा भरपूर अहमियत होगी। मैं उसे कभी किसी को नहीं दूंगी। देवयानी की ये बात सुनकर कनिका और सुरभि के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और फिर वो दोनों बाद में आपस में मिलती हैं। तब क्या यार सुरभि, इतना गोल्डन चांस था, माँ जी आसानी से हमारे चंगुल में फंस जाती और वो हार हमारा होता। कनिका दीदी, वो हार था, सैंडविच नहीं जो 2 टुकड़ों में बांट दो। कुछ भी बोलती हो, अगर वो मिलता तो हम दोनों में से किसी एक को ही मिलता। हाँ ये भी तो है, मेरा दिमाग ना हैंग हो गया है। खैर अब जब बुढ़िया ने तय कर ही लिया है तो मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं है। वो खानदानी कीमती हीरो का हार ना मेरा ना तुम्हारा होगा। चाहे 100 किलो पापड़ ही क्यों ना बेल लो, हम दोनों में से किसी का भी नहीं हो पाएगा। अब कनिका और सुरभि अपनी सास की हार को हासिल करने की जिद छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि इतना सब कुछ करके भी सास तो अपना हार किसी भी हाल में किसी और को नहीं देने वाली, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। फिर एक रोज अचानक से अगत्य और सक्षम का इतना बड़ा बिजनेस डाउन हो जाता है और उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो दोनों भी अपनी बीवियों से कहते हैं, कनिका, तुम्हें जो मैंने रिसेंटली पैसे दिए थे ना, उन्हें वापस लौटा दो मुझे, और तुम्हारे जितने भी जेवरात हैं सब दे दो। हाँ सुरभि, तुम भी मुझे अपने सारे गहने और पैसे दे दो। हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पूरा बिजनेस ग्राफ रातों रात ऊपर से नीचे गिर गया है। हमें अपने बिजनेस को बचाना होगा और हम दोनों के पास अब जितने भी जेवर और पैसे हैं उनमें और थोड़े बहुत पैसे जोड़कर मैं और सक्षम भाई, हम दोनों अपने बिजनेस को डूबने से बचा लेंगे। क्या? नो वे, मैं अपने गहने नहीं दूंगी। सक्षम, गिन चुन के बस 15-20 गहनों का सेट है मेरे पास, और वो भी तुम मुझसे छीन लेना चाहते हो। और मेरे पास भी ज़्यादा गहने नहीं है, और आए दिन किसी न किसी की बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, शादी, रिसेप्शन, इस फंक्शन में उस फंक्शन में गहनों को पहनकर जाना पड़ता है। अब जब तुम दोनों हमारे गहने ले जाओगे तो तुम्हारा डाउन वाला बिजनेस तो अप हो जाएगा और हमारी इज्जत आपसे डाउन हो जाएगी। और हाँ, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है, सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए हैं। मैंने भी। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे प्यारे पतिदेव जी, आपकी याददाश्त अभी से ही कमज़ोर पड़ने लगी ये लगता है। अरे आप भूल गए क्या? आप ही ने कहा था ना कि पूरा शॉपिंग मॉल खरीद कर आना, और अब ये अजीबो गरीब शॉक्ड लुक्स दे रहे हो मुझे। अरे यार, मैंने तो वो मस्ती मजाक में बोला था। किस मिट्टी की बनी हो तुम? ओ कम ऑन, मैं कोई मूर्ति थोड़ी ना हूँ। व्हाटएवर। लेकिन कनिका, तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, सुरभि की जेठानी हो, उम्र और तजुर्बे में बड़ी हो। तुमने भी पैसे उड़ा दिए सारे? वाह, ग्रेट। आदर सत्कार करना चाहिए तुम लोगों का। बीवियां और बहुएं होकर भी अपने पास में 1 रुपया तक जोड़ कर नहीं रखती हो। घर गृहस्थी क्या जोड़ोगी फिर? सास देवयानी उन चारों की बातों को सुन लेती है और तुरंत अपना हीरो का हार लेकर हॉल में सबके पास आती है और सक्षम और अगत्य को वो हार देते हुए कहती है, सक्षम बेटा, अगत्य बेटा, ये लो, ये खानदानी हीरो का हार है, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, अब ये कैसी बातें कर रही हैं? ये पुश्तैनी होगा और काफ़ी कीमती भी। हाँ माँ,
इससे तो आपकी न जाने कितनी सारी इमोशनल यादें जुड़ी होंगी। माफ़ कीजिए माँ, हम आपका दिया हुआ हर कुछ हक से अपना सकते हैं, लेकिन ये हार नहीं। बेटा, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस को बर्बाद होने से बचाना है, और माँ की दी हुई कोई भी चीज़ का मोल नहीं नापते। इसे मेरी ममता का एक अंश समझो और जाओ। इतने सालों से जो कंपनी खड़ी की है तुम दोनों ने मिलकर, अपना और अपने पापा का सपना जो पूरा किया है, उसे खत्म होने से बचा लो बच्चों। जी माँ, थैंक यू सो मच। वी लव यू। सक्षम और अगत्य उस हार को लेकर चले जाते हैं। तभी देवयानी अपनी दोनों बहुओं से कहती हैं, बहू, तुम्हें हर चीज़ हाथ में मिली है, हमेशा से ऐशो आराम में रही हो तुम दोनों। लेकिन अगर एक औरत पैसे जोड़ कर ना रखे तो फिर ऐसी बिन बुलाई मुसीबतों के वक्त कुछ नहीं हो पाता। देखा ना आज कैसे मेरे सहज कर रखे हुए हार के कारण मुसीबत टल गई। तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि पैसे खर्च मत करो, अरे करो, बिंदास करो, लेकिन उनमें से 2 पैसे साइड में जोड़ कर भी रखो। हाँ माँ जी, आज सच में समझ गई कि मैं पागल से कितनी बड़ी भूल करती रहती थी। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं पैसों को सोच समझ कर खर्च करूँगी और उन्हें जोड़ कर भी रखूँगी। मैं भी यही करूँगी। ऐसा करने से कभी भी किसी भी इमरजेंसी के दौरान वो पैसे काम आ सकते हैं। सुमित्रा अपने इकलौते बेटे रोहन के साथ रहा करती थी। रोहन की बहन यानी कि सुमित्रा की बेटी की शादी हो चुकी थी और अब रोहन की उम्र भी शादी लायक हो गई थी। बस इसीलिए सुमित्रा अपने बेटे की शादी की बात अपने रिश्तेदारों में हर जगह छेड़ देती है। और शाम को जब रोहन अपने घर आता है तब सुमित्रा एक लड़की की फोटो लेकर उसके पास आती है। रोहन देख, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, अगर तुझे लड़की पसंद है तो बता दे, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। क्या रिश्ता? पर माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है। हाँ बेटा, वो मैं समझ रही हूँ कि तुझे अपने करियर पर फोकस करना है, लेकिन बेटा तू भी तो समझ, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा रह पाऊंगी। माँ प्लीज, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है और फोन पर किसी लड़की से बात करने लगता है। मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ क्या। रहने दो, मुझे पता है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही माँ से तुम्हारे बारे में बात करने की। रोहन फोन पर बात कर रहा था, तभी पीछे से सुमित्रा आती है और उसका फोन छीन कर लड़की से बात करती है। हेलो, कौन? शिवानी कुछ बोल पाती उससे पहले ही रोहन फोन छीन कर कॉल कट कर देता है। अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर सुमित्रा कहती है, किससे बात कर रहा था तू, और किसके साथ रहना चाहता है तू? माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? इसलिए तू अभी तक शादी के लिए मना कर रहा था? माँ, मैं आपको बताने वाला था पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। सुमित्रा रोहन की बात का कोई जवाब नहीं देती और जाने लगती है। तभी रोहन अपनी माँ को रोकता है। माँ, आप तो वैसे भी मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी ना। देखिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मैं शिवानी से ही शादी करूँगा। अच्छा, तो लड़की का नाम शिवानी है? माँ, वो बहुत अच्छी है, एक बार आप उससे मिल तो लीजिए। ठीक है, कल लड़की को घर ले आ, मैं मिल लूंगी। सुमित्रा की बात सुनकर रोहन काफी खुश होता है और अगले दिन वो शिवानी को अपने घर ले आता है। शिवानी को देख सुमित्रा उससे कुछ सवाल जवाब करती है। तो शिवानी बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे इस घर को ठीक वैसे ही रखोगी जैसे मैंने रखा है? जी हाँ आंटी जी, मैं इस घर को जोड़ कर रखूंगी, क्योंकि शादी के बाद ये घर मेरा भी होगा और कोई लड़की ये नहीं चाहेगी कि शादी के बाद उसका घर टूटे। अच्छा, तो कब तक इस घर को जोड़ कर रखोगी? जब तक मैं जिंदा रहूंगी। कहाँ से हो तुम? मैं राजस्थान से हूँ। क्या तुम राजस्थानी हो? तुम तो हमारे कल्चर से पूरी तरह अलग हो। हाँ आंटी जी, मैं भले ही आपकी कल्चर से अलग हूँ, पर हूँ तो अपने ही देश की। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द यहाँ के तौर तरीके सीख जाऊंगी। ठीक है, अब तुम अपने घर जा सकती हो। इतना बोलकर सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है। सुमित्रा के इस जवाब से साफ पता चल रहा था कि सुमित्रा को शिवानी पसंद नहीं है। ये देखकर शिवानी उदास हो जाती है और अपने घर जाने लगती है। तभी रोहन शिवानी से कहता है, शिवानी, तुम उदास क्यों हो गई? रोहन,
आंटी के जवाब और उनके रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि मैं उन्हें पसंद नहीं आई। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर लेंगी। और तुम मेरा यकीन मानो, माँ बहुत जल्द तुम्हारे घर आएंगी मेरा रिश्ता लेकर। रोहन की बात सुनकर शिवानी रोहन के गले लग जाती है और अपने घर चली जाती है। कुछ घंटों बाद रोहन अपनी माँ के पास जाता है और शिवानी के बारे में बात करता है। माँ, आपको शिवानी कैसी लगी? रोहन, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। पर क्यों माँ? आखिर उसमें कमी क्या है? बस मुझे उसका मिजाज पसंद नहीं आया, इसलिए वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। बात खत्म। रोहन अपनी माँ का आखिरी फैसला सुनकर उदास हो जाता है और उदास होकर अपनी बहन नेहा को कॉल करता है। हेलो। अरे वाह, आज मेरे भाई को मेरी याद कैसे आ गई? बस अब तुझे क्या बताऊं नेहा, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ रोहन, किस बात से तू परेशान हो रहा है? रोहन अब नेहा को सारी बात बताता है और उदास होकर कहता है, मैं शिवानी से ही शादी करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर माँ को मनाऊं तो मनाऊं कैसे। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। नेहा अब फोन कट कर देती है और अगले दिन अपने भाई के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आती है। माँ, माँ। अपनी बेटी की आवाज सुनकर सुमित्रा अपने कमरे से बाहर आती है और नेहा को घर में देखकर खुश हो जाती है। अरे नेहा, तू यहाँ? तू कब आई? बस माँ, अभी ही आई हूँ। वैसे आपको ना एक गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज? कहीं तुम मुझे नानी तो नहीं बनाने वाली ना? नहीं माँ, अभी आप नानी नहीं बल्कि नानी बनने से पहले दादी बनोगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रोहन के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई हूँ। अगर आपको हो तो बात करूँ? अरे पर लड़की कौन है, कहाँ की है, फोटो तो दिखा। सुमित्रा के कहते ही नेहा शिवानी की फोटो दिखाती है। शिवानी की फोटो देखकर सुमित्रा भड़क जाती है। तुम दोनों भाई बहन का प्लान काफी अच्छा है, लेकिन मैं तुम दोनों के जाल में नहीं फंसने वाली। ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, मतलब नहीं बनेगी। बात खत्म। माँ, लड़की अच्छी है, मैं भी मिल चुकी हूँ। और बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है ना। देखो माँ, अपना रोहन शिवानी से बहुत प्यार करता है और ये भी सच है कि वो आपकी मर्जी के खिलाफ उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी शादी शिवानी से नहीं हुई तो शायद वो कुछ भी कर सकता है। फिर मत कहना कि आपने अपना बेटा खो दिया। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा घबरा जाती है और ना चाहते हुए भी वो इस रिश्ते के लिए मान जाती है और अगले दिन वो सब शिवानी के घर जाते हैं और इस रिश्ते को पक्का कर देते हैं। कुछ ही समय में रोहन और शिवानी की शादी हो जाती है। शादी के बाद शिवानी अपने घर की जिम्मेदारियों को तो संभाल लेती है, पर अब तक सुमित्रा ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन शिवानी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी सुमित्रा आती है और अपनी बहू को इस तरह आराम करता देख उस पर चिल्लाते हुए कहती है, वाह, यहाँ मेरी कमर दर्द के कारण अकड़ गई है और एक ये महारानी यहाँ आराम कर रही है। माँ जी, मैं तो बस अभी ही आई हूँ अपने कमरे में। अभी आई है तो बहू है, बहू की तरह रह। तुझे पता भी है मेरे गले में दर्द हो गया तुझे आवाज देते हुए। पर माँ जी, आपने मुझे आवाज कब दी? अरे तुझे सुनाई कैसे देगा? आखिर तूने अपने कानों में खूंटे जुगाड़ रखे हैं। माफ कर देना माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चल, अब मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है, जरा तेल से मालिश कर दे और मालिश करने के बाद बढ़िया सी चाय बनाकर पिला देना मुझे। जी माँ जी। शिवानी अपनी गलती ना होने पर भी माफी मांगती है और उसकी सास उसको और ज्यादा काम बताकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद शिवानी पहले तो अपनी सास की मसाज करती है और फिर चाय बनाकर अपनी सास को देती है। देर रात जब रोहन घर आता है तब शिवानी आज की बात रोहन को बताती है, जिस पर रोहन शिवानी को समझाता है। शिवानी, हमने माँ के खिलाफ शादी की है ना, इस शादी में माँ की मर्जी नहीं है, इसलिए वो अभी हमसे नाराज है। तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रोहन की बात सुनकर शिवानी कुछ नहीं बोलती और आए दिन अपनी सास को इम्प्रेस करने के नए नए तरीके आजमाती रहती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब सुमित्रा शिवानी को अपनी बहू मान लेती है और इस तरह सब कुछ अच्छा चलने लगता है। पर कौन जानता था कि उनकी इन खुशियों को बहुत जल्द किसी की नजर लगने वाली है। सब अच्छा चल रहा होता है, पर एक दिन शिवानी अपनी माँ के पास फोन करती है। माँ, आज आपकी ना बहुत याद आ रही है।
क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आपकी याद सता रही है। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, होता है कभी कभी। अच्छा वैसे एक बात बता, वहाँ तुझे किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? नहीं माँ, मुझे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बल्कि आप जानती है, यहाँ तो मुझे मेरी सास कभी ये महसूस ही नहीं होने देती कि मैं इस घर की बहू हूँ। चल ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुझे बता दूं कि बहू बहू ही होती है और सास सास। बेटा सास कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए कह रही हूँ वो बहू बेटी में फर्क करे, उससे अच्छा है कि तू वहाँ अपना पंजा जमा ले। माँ ये आप क्या कह रही हैं? मेरी सास ने कभी बेटी बहू में फर्क नहीं किया, हमेशा हम दोनों को एक समान मानती है। वैसे भी मेरी ननद यहाँ नहीं, अपने ससुराल में रहती है। ये तो अच्छी बात है कि तेरी ननद अपने ससुराल में रहती है, पर फिर भी ध्यान से। इतना बोलकर कुंती फोन काट देती है, जिसके बाद शिवानी भी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ एक दिन नेहा अपने मायके आती है। अपनी ननद को देख शिवानी काफी खुश हो जाती है। अरे ननद जी आप यहाँ? हाँ भाभी मैं यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत? अरे मुझे तो दिक्कत ही दिक्कत है, आखिर आप जो हमारे घर में आई हो। शिवानी ये बात बोल रही थी, तभी उसकी ये बात सुनते हुए सुमित्रा आती है और पूरी बात ना सुनते हुए वो उसको इस छोटी सी बात पर डांटने लगती है। अरे क्यों दिक्कत होने लगी तुझे? ये घर जितना तेरा है उतना ही मेरी बेटी का भी है, तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर माँ जी मुझे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ननद जी यहाँ कितने ही समय के लिए क्यों ना रहे। हाँ माँ, भाभी और मैं तो मजाक कर रहे थे, आप भी ना न जाने क्या क्या सुनती रहती हो। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। पर आज पहली बार सुमित्रा को ऐसे चिल्लाते हुए देख शिवानी को बहुत दुख होता है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलती और कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बच्चा, तू इस तरह रो क्यों रही है? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? दामाद जी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, रोहन ने मुझे कुछ नहीं कहा। पर क्या? शिवानी आज की सारी बात अपनी माँ को बताती है और जैसे ही ये बात कुंती को पता चलती है कि आज उसकी सास ने उसे डांटा है, तो कुंती इस मौके का फायदा उठाती है। मैंने कहा था तुझसे कि तेरी सास एक दिन बहू बेटी में फर्क कर ही देगी। देख कर दिया ना उसने। नहीं माँ ऐसा नहीं है, आप कैसी बात कर रही हो? देख शिवानी, तेरी सास की मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई है, वो तुझे कब वहां से निकाल दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए तू उस घर पे अपना कब्जा कर ले। उस घर में तेरे साथ कुछ बुरा हो उससे पहले तू उस घर में अपने पैरों को फैला ले। अब सही कह रही है माँ, इस घर में मेरे साथ कुछ गलत हो उससे पहले मुझे अपने पंजे यहाँ जमाने होंगे। पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, फिलहाल तू बिजली के बिल से शुरुआत कर। बिजली का बिल तेरे नाम होगा तो समझ धीरे धीरे सब कुछ तेरे नाम हो जाएगा। फिर माँ मैं सीधा बिजली बिल पर तो बहस नहीं कर सकती ना। तू इस घर की बहू है तो कुछ भी कर सकती है, समझी? एक बार फिर कुंती शिवानी को भड़काती है और इस बार वो उसे भड़काने में कामयाब हो ही जाती है, जिसके बाद शिवानी ठीक वैसा ही करती है जैसा उसकी माँ उसको करने को कहती है। कुछ घंटे बाद जब रोहन घर आता है तो शिवानी रोहन से कहती है, रोहन मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं इस घर का बिजली का बिल अपने नाम करवा लूं। पर क्यों शिवानी? बिजली का बिल माँ के नाम पर है तो रहने दो ना। रोहन मैं भी इस घर की बहू हूँ, ये घर मेरा भी तो है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इस घर का बिजली का बिल मेरे नाम हो तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिजली का बिल माँ के नाम पर ही रहेगा, बात खत्म। इतना बोलकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। समय गुजरता है और समय के साथ शिवानी के घर में आए दिन कलेश होता रहता है। ये कलेश देखकर सुमित्रा बहुत परेशान हो जाती है और वो अपनी बहू से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है। बहू, आइए माँ जी आइए। देख बहू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना माँ जी। ये तुझे क्या हो गया है बहू? तू इस तरह आए दिन घर में कलेश क्यों करती रहती है? माँ जी देखिए, कलेश करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, इस घर में अब मेरी किसी को परवाह नहीं है तो क्या फायदा सही से रहने का। कोई मेरी बात तक नहीं सुनता तो क्या फायदा किसी की बात मानने का।
तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी परवाह किसी को नहीं है? कोई तेरी बात नहीं मानता। आपकी और रोहन जी की बातों ने मुझे ऐसा फील करवाया है माँ जी। कुछ भी बोलो तो आप हमेशा मुझे चुप करवा देती हैं। इसलिए ना, क्योंकि इस घर में मेरे नाम कुछ भी नहीं है। नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है माँ जी। मैंने रोहन जी को कहा कि वो इस घर का बिजली का बिल मेरे नाम करवा दे, तो उन्होंने वो भी मेरे नाम नहीं करवाया, ऊपर से कलेश करके चले गए। आपको मैं पसंद नहीं, रोहन को पसंद नहीं, तो क्या फायदा। सुमित्रा कुछ नहीं बोलती और उदास होकर वहां से चली जाती है। देर रात जब रोहन घर आता है तो सुमित्रा रोहन से कहती है, रोहन बेटा, मैंने सुना तूने बहू से बहस की है, वो भी सिर्फ बिजली के बिल पर। माँ, मुझे इस बेतु की बातों के बारे में बात नहीं करनी। रोहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तू ये बिजली का बिल और इस घर को बहू के नाम करवा दे। माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी सबसे बड़ी गलती थी इस लड़की से शादी करना। रोहन आगे कुछ बोलता उससे पहले सुमित्रा उसको अपनी कसम दे देती है और ना चाहते हुए भी बिजली का बिल और घर रोहन शिवानी के नाम कर देता है और खुद उससे दूर हो जाता है। दोनों माँ बेटे अब ऊपर के कमरे में रहने लगते हैं और अकेली रह जाती है तो सिर्फ शिवानी। पर जब इस बारे में नेहा को पता चलता है तो वो अपने मायके एक बार फिर आती है और अपनी भाभी से मिलती है। भाभी, ये क्या हो गया? आपने तो शादी से पहले कहा था कि आप इस घर को जोड़ कर रखेंगी, पर आप तो अपने पति को ही सही से नहीं रख पाई। क्योंकि शिवानी अकेली पड़ चुकी थी, उससे कोई बात भी नहीं करता था, इसलिए नेहा की ऐसी बात सुनते ही शिवानी की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ती है और नेहा को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। भाभी, क्या हुआ? आप इस तरह टूटी हुई क्यों है? नेहा, मैंने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। मैंने खुद का घर खुद के हाथों से उजाड़ लिया, वो भी सिर्फ माँ के कहने पर। माँ के कहने पर मतलब? शिवानी अब अपनी ननद को सारी बात बता देती है, जिसके बाद नेहा उसके आंसुओं को पोंछती है। भाभी, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप बस वो करना जो मैं कहूँगी। एक बार आपकी माँ को भी सबक सिखाना पड़ेगा। इस तरह नेहा अपनी भाभी को उसके घर ले जाती है और उसे वहीं छोड़ देती है। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, बल्कि आपके गुनाहों की सजा आपकी बेटी को मिल रही है। आपने अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया, छोड़ दिया मेरे भाई ने इसे। अब रखिए आप अपनी बेटी को अपने पास जिंदगी भर। अरे ऐसे कैसे छोड़ दिया? अरे सबके सामने ब्याह कर ले गया है तेरा भाई मेरी बेटी को। हाँ तो ठीक है ना, सबके सामने मेरा भाई आपकी बेटी को छोड़ भी देगा। हाँ ठीक है, पर उस घर से मेरी बेटी नहीं बल्कि तुम लोग निकलोगे, क्योंकि वो घर मेरी बेटी के नाम पर है। शिवानी का घर टूट रहा था, पर फिर भी अपनी माँ का लालच देखकर शिवानी को बहुत गुस्सा आता है। माँ, आपकी बेटी का घर टूट चुका है और आप पप्पी, अरे शर्म कर लो, खुद की बेटी का घर बर्बाद कर दिया आपने। आप जैसी माँ होने से तो अच्छा था कि मैं बिना माँ के रहती। आज से आपके और मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म। माफ करना आंटी जी, पर मेरे भाई ने ना तो भाभी को छोड़ा है और ना कभी छोड़ेगा। पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपकी इस घटिया हरकत से आपकी बेटी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इस घटिया हरकत से आपकी बेटी का तो नहीं, बल्कि आपका नुकसान हो गया। आपने अपनी बेटी को ही खो दिया। चलिए भाभी। इस तरह नेहा अपनी भाभी को वापस अपने घर ले जाती है। साथ ही शिवानी को ये पता चल जाता है कि वो कितनी बड़ी भूल कर रही थी। कुछ देर बाद शिवानी अपने ससुराल आती है और सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद सब उसे माफ भी कर देते हैं और एक बार फिर शिवानी पहले के जैसे ही अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगती है।